नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग खिताब जीतना। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। वहीं आज एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। बात करेंगे विराट कोहली की फॉर्म में वापसी की भी। विशेष में आज मिलेंगे महिला पहलवान गीता फोगाट से। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन जारी है। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग का खिताब जीता। नीरज यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। भारत के स्टार एथलीट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज ने गुरुवार को ज्यूरिख में खेले गए डायमंड लीग के फाइनल में पहला स्थान हासिल कर लिया। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने 88.44 मीटर तक भाला फेंककर अपने करीबी प्रतिद्वंदी चेक गणराज्य के जेकब वादलेचो को पीछे छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा ने ये जीत अपने दूसरे प्रयास में हासिल की। नीरज की पहली थ्रो फाउल गई, जबकि दूसरे थ्रो में उन्होंने 88.44 मीटर दूरी तक भाला फेंककर अपनी जीत की कहानी लिख दी। ये थ्रो नीरज को खिताब दिलाने के लिए काफी था। उन्होंने तीसरे थ्रो में 88 मीटर तक भाला फेंका। वहीं उनका चौथा थ्रो 86.11 मीटर, पांचवा 87 मीटर और छठा और अंतिम थ्रो 83.6 मीटर तक गया। डायमंड लीग फाइनल्स में चेक गणराज्य के जेकब वार्डले 86.94 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जर्मनी के जूलियन वेबर ने 83.73 मीटर दूरी तक भाला फेंका और वे तीसरे पायदान पर रहे। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में लिखा, प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बनकर एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए नीरज चोपड़ा को बधाई। उन्होंने शानदार समर्पण और निरंतरता दिखाई है। उनका एक के बाद एक उपलब्धियां अर्जित करना दर्शाता है कि भारतीय एथलेटिक्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं नीरज की इस शानदार उपलब्धि पर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी ट्वीट करते हुए बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वे इस खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय बने। आपने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। युवा मामले और खेल मंत्रालय को इस यात्रा में आपका समर्थन करने पर गर्व है। बधाई हो चैंपियन। इसी साल खेले गए विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा चोटिल हो गए थे। इस वजह से वे बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं ले पाए थे। राष्ट्रमंडल खेलों में उनकी कमी खूब खली थी। राष्ट्रमंडल खेलों में नदारद रहे नीरज चोपड़ा ने चोट से उभरते हुए लुसान डायमंड लीग में 89.08 मीटर भाला फेंककर शानदार वापसी की। उन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था और अब अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए उन्होंने डायमंड लीग फाइनल्स में स्वर्ण पदक हासिल किया। पानीपत के 24 वर्षीय नीरज ने साल 2017 और 2018 में डायमंड लीग के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया था, लेकिन तब वे 7वें और चौथे स्थान पर रहे थे। नीरज ने दोहा में हुई पहली और सिलेसिया में हुई तीसरी डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था। स्टॉकहोम डायमंड लीग में उन्होंने 89.94 मीटर तक भाला फेंककर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था, लेकिन उन्होंने इस दूरी के बावजूद यहां रजत पदक जीता। लुसान में वे विजेता बने और अब फाइनल्स में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही नीरज ने 2023 में बुडापेस्ट हंगरी में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उम्मीद है नीरज चोपड़ा आगामी स्पर्धाओं में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं क्रिकेट की। आज होने वाले एशिया कप फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने प्रतियोगिता की शुरुआत हार के साथ की थी, लेकिन इसके बाद अपने प्रदर्शन को निखारा और फाइनल में जगह बनाई। श्रीलंका ने 5 बार तो वहीं पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप जीता है। एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस मैच में टॉस की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। एशिया कप में टॉस जीतकर अभी तक जिन टीमों ने गेंदबाजी की है, उन्होंने ज्यादातर मैच जीतने में कामयाबी पाई है। ऐसे में फाइनल में भी टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी। फाइनल में श्रीलंका को अपनी स्पिन जोड़ी वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्ष्णा से काफी उम्मीदें होंगी, जिन्होंने शुक्रवार को हुए मैच में पाकिस्तान को 121 रन पर समेट दिया था। अपने घर में तमाम दिक्कतों से जूझ रही श्रीलंका के लिए एशिया कप जीतना एक बड़ी राहत होगा। वहीं पाकिस्तान की टीम फाइनल में पूरी ताकत के साथ उतरेगी।
तेज गेंदबाज नसीम शाह और ऑलराउंडर शादाब खान टीम में फिर से दिखेंगे। हालांकि बल्लेबाजी पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। कप्तान बाबर आजम टूर्नामेंट में फ्लॉप साबित हुए हैं। सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। वे 5 मैच में 226 रन बना चुके हैं। मौजूदा संस्करण में दोनों टीमों के सफर पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने एशिया कप के इस संस्करण की शुरुआत हार के साथ की थी। पहले मैच में उसे भारत ने हराया था। इसके बाद टीम ने हांगकांग को हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। सुपर 4 में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को हराया। इसके बाद अफगानिस्तान को हराकर पाकिस्तान ने फाइनल में प्रवेश किया। सुपर 4 के आखिरी मैच में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रतियोगिता में श्रीलंका की भी हार के साथ शुरुआत हुई। पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। इसके बाद श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। श्रीलंका ने सुपर 4 में अफगानिस्तान, भारत और फिर पाकिस्तान को हराया। यानी सुपर 4 में श्रीलंका ने अपने सभी मैच जीते। एशिया कप के इतिहास की बात करें तो भारतीय टीम एशिया कप की सफलतम टीम है। भारत ने 7 बार एशिया कप जीता है। इसके बाद श्रीलंका है जिसने 5 बार एशिया कप जीता है। वहीं पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप जीता है। एशिया कप के फाइनल में इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों पर अगर नजर डालें तो 1986 में एशिया कप के दूसरे संस्करण का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने बाजी मारी थी। 2000 में दूसरी बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस बार पाकिस्तान ने पिछले फाइनल की हार का बदला लिया और 39 रन से मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। ये पाकिस्तान का पहला एशिया कप खिताब था। 2014 में तीसरी बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इसमें श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। अब 2022 में चौथी बार ये दोनों टीमें एक बार फिर से एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हैं। देखना होगा कि इस बार कौन सी टीम चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। ये एशिया कप टीम इंडिया के लिए भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन विराट कोहली के लिए ये टूर्नामेंट बेहद शानदार रहा। अपनी फॉर्म और शतक के लिए जूझ रहे कोहली को आखिरकार कामयाबी मिली। लगभग 3 साल के शतकों के सूखे को कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ हुए मैच में खत्म किया और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना पहला शतक लगाया। विराट कोहली ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़ दिया है। उन्होंने 33 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाया है। कोहली ने पिछला शतक 23 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 83 पारियों के बाद कोहली ने सेंचुरी लगाई। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 71वां शतक और T20 में पहला शतक है। भारत के लिए विराट कोहली ने 122 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 94 रन का था। यह कोहली का किसी भी T20 यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, IPL और घरेलू T20 मिलाकर भी सर्वश्रेष्ठ पारी है। T20 में इससे पहले कोहली ने 2016 में IPL में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 113 रन की पारी खेली थी। कोहली का यह ओवरऑल T20 यानी IPL और अंतर्राष्ट्रीय करियर मिलाकर 6 शतक लगाए हैं। सभी शतक उन्होंने बतौर ओपनर ही लगाए हैं। कोहली ने 5 शतक IPL में और 1 शतक अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करते हुए लगाया। कोहली द्वारा खेली गई पारी T20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वश्रेष्ठ पारी है। उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले रोहित ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 118 रन बनाए थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच के नाम है। फिंच ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 76 गेंदों में 172 रन की पारी खेली थी। विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ स्पिन बॉलिंग पर 33 गेंदों में 54 रन बनाए। यह कोहली के स्पिन के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक पारी में सबसे ज्यादा रन है। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड के ल्यूक राइट ने 2012 में उनके खिलाफ 99 रन की पारी खेली थी। इस शतक के साथ कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। पोंटिंग ने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 71 शतक लगाए हैं। टेस्ट में उन्होंने 41 और वनडे में 30 शतक लगाए थे। पोंटिंग ने इसके लिए 668 पारियां खेली थी। वहीं कोहली ने 71 शतक के लिए 522 पारियां खेली हैं। कोहली अब अंतर्राष्ट्रीय शतकों के मामले में बस भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं। तेंदुलकर ने करियर में 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़।
सुपर 4 में लगातार 2 हार के बाद भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही। एक नजर डालते हैं टीम इंडिया के एशिया कप से बाहर होने के कारणों पर इस रिपोर्ट के जरिए। एशिया कप से बोरिया बिस्तर बंधने के बाद अब सवाल ये है कि आखिरकार सुपर 4 से बाहर होने वाली टीम इंडिया का ऐसा हश्र क्यों हुआ। कई बार आपकी ताकत ही कमजोरी बन जाती है। टीम इंडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। मैन इन ब्लू के पास इस वक्त हर एक पोजीशन पर विकल्प है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जाता है तो शिखर धवन, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमेश यादव जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं मिल पाती है। स्पिन गेंदबाजी में कम से कम आधा दर्जन नाम सामने हैं। युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई इसके उदाहरण हैं। स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे नाम हैं। ऐसे में सटीक प्लेइंग 11 का चुनाव न हो पाना टीम इंडिया के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। दिनेश कार्तिक ने पिछले आईपीएल में जो कमाल किया उसके दम पर वो टीम इंडिया में आए। इसके बाद उन्हें जब भी मौका मिला उन्होंने खुद को फिनिशर के रोल में साबित किया। लेकिन फिलहाल एशिया कप में उन्हें अहम मैचों में प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें सिर्फ एक गेंद खेलने का मौका मिला। अब तक एशिया कप में उन्होंने वही एक गेंद खेली है। दीपक हुड्डा को प्लेइंग 11 में जगह तो मिली लेकिन उनका किरदार समझ से परे रहा। बल्लेबाजी में उनका क्रम नीचे रहा तो गेंदबाजी में उनका नंबर ही नहीं आया। टीम इंडिया ने पाकिस्तान हो या श्रीलंका दोनों के खिलाफ बल्लेबाजी में हद से ज्यादा आक्रामकता दिखाई। विराट हो या सूर्य कुमार यादव या फिर ऋषभ पंत, सभी बल्लेबाज जरूरत से ज्यादा अटैकिंग खेल खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवाते चले गए। जाहिर तौर पर एशिया कप एक अल्टीमेटम के तौर पर रोहित शर्मा के सामने है कि अगर समय रहते इन गलतियों पर काम नहीं किया तो यकीनी तौर पर विश्व कप की लड़ाई में कामयाबी की तस्वीर को रच पाना टीम इंडिया के लिए आसान नहीं रह सकता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब इस हफ्ते का विशेष संवाद। ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गीता फोगाट एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वापसी को लेकर तैयारियों में जुटी हैं। गीता इन दिनों करनाल में रहकर अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं। गीता का कहना है कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी ओलंपिक होगा। ऐसे में 2024 ओलंपिक में पदक जीतना उनका एकमात्र लक्ष्य है। गीता से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। वो देश की पहली महिला पहलवान रहीं जिन्होंने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और वो देश की पहली महिला पहलवान रहीं जिन्होंने ओलंपिक खेला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गीता फोगाट की जो इसकी इस वक्त हमारे साथ हैं। गीता, लंबे समय बाद एक कहना चाहिए मैट पर दोबारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप अपनी वापसी के लिए बेताब हैं। हालांकि अभी आप चोट की समस्या से जूझ रही हैं लेकिन जल्द ही इस पे कामयाबी हासिल करके चोट से उबर करके आप अंतर्राष्ट्रीय मैट पर एक बार फिर से अपनी दस्तक देने के लिए तैयार हैं। कैसे देखती हैं इस बात को? देखिए, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में हमें मेहनत करते रहना चाहिए और मैं उसी कोशिश करते रहना चाहिए और मैं इसी कोशिश के साथ मैं लगी हुई हूँ क्योंकि अभी मेरी कोशिश थी कि इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स जो हो चुके हैं तो मुझे फरवरी में मैं पूरी तरह से मैं ट्रेनिंग मेरी अच्छी हो रखी थी। नेशनल मैंने लास्ट टाइम मैंने खेला और मैं बेसब्री से इंतज़ार करी थी कब नेशनल कैंप लगे और मैं दोबारा से कि मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं तो उसकी तैयारी भी कर रही थी। लेकिन इसी दौरान मुझे 2 दिन पहले कैंप से चोट लग जाती है और मेरा लिगामेंट टियर हो जाता है। तो सर्जरी हुई है मेरी, मुझे 5 महीने हो गए हैं ऑलरेडी और भगवान की दया से रिकवरी अच्छी चल रही है। तो और एक बार फिर दोबारा से मेरी कोशिश यही होगी कि मैं दोबारा से मैट के ऊपर उतरूँ और अच्छे से परफॉर्म करूँ। और अभी एशियन गेम्स भी पोस्टपोन हो गए हैं, नहीं तो मुझे यही था कि पेरिस ओलंपिक ही एक चांस रह जाता है। लेकिन अभी एशियन गेम्स 1 साल पोस्टपोन हुए हैं तो उसका भी मैं फ़ायदा लेना चाहूँगी। गीता, एक दौर था जब आपने लगातार मेडल्स जीते, फिर ब्रेक आया, उसके बाद आपने पिछले साल नेशनल में सिल्वर मेडल जीता और अब चोट की समस्या। तो जो एक बीच में जो एक ब्रेकअप आया है और अब दोबारा से एक कोशिश हो रही है, तो आप खुद को कहाँ देख रही हैं आज के कॉन्टेस्ट में और आपको क्या लग रहा है कितनी महिला जो पहलवानी है वो कितना ज़्यादा बदल गई है तब
और अब? मेरे 2012 के बाद 2014 में मेरी नी सर्जरी हुई, उसके बाद 16 में शोल्डर सर्जरी हुई, अभी फिर सर्जरी हुई, तो 3 सर्जरी बॉडी में, मतलब लिगामेंट्स की सर्जरी हो चुकी हैं। तो एक खिलाड़ी के लिए ये काफ़ी सेटबैक लगता है जब कोई मेजर इंजरी हो जाती है, और मेरे साथ भी वही हुआ। लेकिन मैंने बताया कि कुश्ती मेरे खून में है, और मुझे इसमें मतलब कुश्ती खेलना अच्छा लगता है, देश के लिए मेडल जीतना अच्छा लगता है। मेरे बेटे के जन्म के बाद मैं जब वापसी भी कर रही थी तो मैं अपने आप को दोबारा से रेसलिंग कॉस्ट्यूम में, शूज़ में, मैट के ऊपर अपने आप को देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। और देश के लिए खेलना, देश के लिए मेडल जीतना, उस खुशी से अलग कोई खुशी मुझे नहीं लगती कोई है। मैं कहना चाहती हूँ कि पेरिस ओलंपिक में अपना लास्ट ओलंपिक मैं देख रही हूँ, और मैं इसके लिए अपनी पूरी जी जान से मैं मेहनत कर रही हूँ, वापसी के लिए भी और नी की रिकवरी से भी। क्या कुछ लोगों की ओर से भी इस तरह की कोई प्रतिक्रिया आई कि अब एक जो गैप पड़ गया है उसके बाद वापसी करना आपके लिए आसानी होगा? इस बारे में कुछ ऐसा कुछ है भाई? ये तो लोग तो कहते ही रहते हैं गौरव जी, और परिवार में भी लोग बोल देते हैं कि अभी क्या रह गया है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी क्या ज़रूरत रहेगी, सब कुछ तो मिल गया है, क्यों आप अपने शरीर के साथ भी इतना, मतलब चोट के ऊपर चोट लग गई है, एक उम्र हो गई है। तो सबकी अपनी अपनी सोच होती है। मुझे लगता है कि लेकिन दोहरी फाइट है, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि आपके एक तो एक मानसिक तौर पे एक फाइट है, एक जो आपको फिजिकल रूप से देना है वो तो देना ही देना है, लेकिन एक मानसिक तौर पे भी एक फाइट है। बिल्कुल, देखिए अगर मैं दोबारा से अगर मैं बेहतरीन वापसी कर पाती हूँ और मैं देश को मेडल दिला पाती हूँ, तो मुझे लगता है कि जो लोगों की सोच, हालांकि मैरी कॉम जी ने भी ये साबित कर दिया कि उम्र या फिर शादी या बच्चे, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। आप कितना हार्डवर्क करते हैं, कितना फोकस्ड चीज़ों के प्रति, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो और इसी कोशिश के साथ मैं भी लगी हुई हूँ। हरियाणा में पुलिस ट्रेनिंग में भी हिस्सा ले रही हैं, तो पुलिस ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी रेसलिंग की जो ट्रेनिंग है उसको किस तरह से बैठा पाती हैं और किस तरह से शेड्यूल क्या कुछ रहता है, इसके बारे में बताइए। अभी मैं बेसिक ट्रेनिंग पुलिस की कर रही हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, और हालांकि क्योंकि मेरे पास टाइम ये था कि मैं अभी मैट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि तब तक जो टाइम मेरा है तो रिहैब भी मेरा साथ में चलता रहेगा, और जितना मैं ट्रेनिंग को कर सकती हूँ ये भी मैं कवर कर लूँगी। लेकिन मुझे 5-6 महीने मुझे ऑलरेडी हो गए, तो 1-2 महीने में और मैं वापसी मैट के ऊपर मैं कर लूँगी। आज के समय की बात करें तो कितना कंपटीशन टफ हुआ है, और कितना जो है ग्राउंड लेवल पे मजबूती जो है वो एक जो एथलीट है उसको अब मिल रही है हर तरीके से। महिलाओं की कुश्ती की अगर मैं बात करूं तो एक से बढ़कर एक लड़कियां कुश्ती में आ रही हैं। मैं कैडेट्स में, जूनियर में, वर्ल्ड में मैं देखती हूं, तो मतलब मेडल के साथ साथ वो ट्रॉफी भी लेके आ रही हैं, जो कि एक मेडल से नहीं, वो कि 4-5 वेट कैटेगरी में मेडल आते हैं, तो मतलब वो ट्रॉफी मिलती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा बदलाव ही है कि इतनी सारी लड़कियां मतलब स्पोर्ट्स में आ रही हैं, कुश्ती में आ रही हैं, और उनके पेरेंट्स मतलब इतनी उनके साथ साथ मेहनत करते हैं। और गवर्नमेंट तो काफ़ी सपोर्ट करती है, चाहे खेलो इंडिया की मुहिम लगा लीजिए या फिर मतलब हमारे स्पॉन्सर्स लगा लीजिए। तो आज के दिन सिर्फ कमी रह गई है, तो सिर्फ मेहनत की और फोकस की रह गई है। गीता को अगला कंपटीशन खेलता हुआ हम कब देख सकते हैं? देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि इस साल के एंड में या फिर 23 के स्टार्टिंग में। पेरिस ओलंपिक लेकर क्या कुछ है? कोशिश मेरी पूरी जारी है। मैं उसके लिए रिहैब भी मैं मतलब पूरे फोकस के साथ कर रही हूँ। सब कुछ ठीक है, मैंने वेट भी मेरा मतलब मेंटेन किया हुआ है। तो बस अभी मैं इतना वेट कर रही हूँ कि मैं कब मैट पे जाके कब मैं दोबारा से मैट पे ट्रेनिंग कर सकूँ, और उसके बाद ही मुझे भी अंदाज़ा होगा कि मुझे और कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये हैं गीता फोगाट, जिनका खुले तौर पर कहना है कि रेसलिंग में वो भूली नहीं है, दांव पेच लगातार उन्हें याद हैं, और किस तरह से खुद को इस खेल में आगे बढ़ाना है इसके लिए भी वो बेताब हैं, और नज़रें जो हैं वो कहीं ना कहीं पेरिस ओलंपिक पर हैं। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, करनाल। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए खेल आजकल। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. अच्छा बाबा, नमस्ते। देखिए, जानते तो सभी हैं कि ज्यादा तेल, चीनी या नमक खाना नुकसानदायक होता है। हमें तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा थोड़े मोटे हो जाएंगे, बस चलेगा। पर अगर तेल, नमक या चीनी पे कंट्रोल नहीं किया ना, तो हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, शुगर की बीमारी, आंखों की खराबी, किडनी फेल, कुछ भी हो सकता है। और इन सबके चक्कर में परहेज ही परहेज, सिर्फ खाने में नहीं, आपकी पूरी जिंदगी में। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ, एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. ब्रेक के बाद बात करते हैं यूएस ओपन की। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में आज स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज और नॉर्वे के कैस्पर रूड आमने सामने होंगे। दोनों ही खिलाड़ी आज के मुकाबले में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेंगे। इस बार यूएस ओपन को एक नया चैंपियन भी मिलेगा। 19 वर्षीय अल्कराज अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो ओपन एरा में वे अमेरिका के महान खिलाड़ी पीट सैम्प्रास के बाद ये खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। वहीं 5वीं वरीयता प्राप्त 23 वर्षीय कैस्पर रूड का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। उन्हें इसी साल खेले गए फ्रेंच ओपन फाइनल में राफेल नडाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। रूड अगर यूएस ओपन का खिताब जीतते हैं तो वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा श्वांतेक ने यूएस ओपन का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। ये पहली बार है जब श्वांतेक ने इस खिताब को अपने नाम किया है। श्वांतेक ने फाइनल में ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर को 6-2, 7-6 से सीधे सेट्स में पराजित किया। ये पहली बार था जब श्वांतेक और जेब्यूर यूएस ओपन फाइनल में उतरी थी। यूएस ओपन के महिला एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में 2 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने इस बात को तय कर दिया था कि इस बार इस ग्रैंड स्लैम को नया चैंपियन मिलेगा। एक तरफ 2 बार की फ्रेंच ओपन चैंपियन विश्व नंबर 1 इगा श्वांतेक थी, तो दूसरी ओर पहली बार ग्रैंड स्लैम को जीतने की तमन्ना लिए ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर। मुकाबला शुरू हुआ तो इगा ने साबित कर दिया कि उन्होंने यूं ही विश्व नंबर 1 का ताज नहीं पहन रखा। उन्होंने पहले सेट को आसानी के साथ 6-2 से जीत लिया, लेकिन दूसरे सेट में ट्यूनीशियाई खिलाड़ी ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए एक समय आगे चल रही इगा को 4-4 की बराबरी पर ला दिया। संघर्ष ने आगे की तस्वीर को रोमांच से भरा, लेकिन श्वांतेक ने दूसरे सेट को 7-6 से जीत मुकाबले और खिताब को अपना बनाने में सफलता हासिल की। ये पहली बार रहा जब श्वांतेक ने यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया। ऐसा करके इगा
2013 में सेरेना विलियम्स के बाद से पहली महिला खिलाड़ी बनी जिन्होंने एक ही साल में फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन का खिताब जीता, जबकि एक ही सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली 2016 के बाद से वो पहली खिलाड़ी हैं। स्वांतेक के करियर का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब रहा। इससे पहले उन्होंने साल 2020 और इस साल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। स्वांतेक के करियर का ये 10वां खिताब है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने इन 10 फाइनल्स को एक भी सेट गवाए बिना जीता है। 10 में से 7 खिताब उन्होंने इसी साल जीते हैं। उनसे पहले साल 2014 में सेरेना विलियम्स ने एक ही सीजन में 7 खिताब जीते थे। तो यकीनी तौर पर स्वांतेक ने अपने खेल को जिस तरह से निखारा है, उसने उनके करियर को नया आयाम भी दिया है और उन्हें खास पहचान भी दी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल आजकल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।